गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसे कहते हैं, ये किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से कौन से प्रॉपर्टीज़ ये प्रभावित होते हैं। इसमें जो प्रभावित होने वाले प्रॉपर्टीज़ हैं इनका नाम हम देते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। हम लोग पहले भी ये कहे थे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर होता है तो कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक ही कैरेक्टर का उपयोग करते हैं, दोनों कैरेक्टर का उपयोग नहीं करते। यहाँ पर जो इसके एप्लीकेशन में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होगा, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हम लोग ये देखे थे, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होगा क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ ग्रुप 1 स्टार्ट होता है और दाहिनी तरफ, सबसे दाहिनी तरफ हमारे पास 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अब चाहे ग्रुप 1 के एलिमेंट हो या फिर ग्रुप 7 के एलिमेंट हो, सबकी यही टेंडेंसी होगी कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें। तो जो 0 ग्रुप से दूर होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जैसे जैसे 0 ग्रुप के नज़दीक आते जाएगा लॉस करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यही लॉस करने की टेंडेंसी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है और गेन करने की टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो जैसे जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज घटेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। तो इसका मेन एप्लीकेशन होता है, इससे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो ये था हमारा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह बिहेव करेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होगा, वीकर भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का गेन आसानी से करेगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स which gains electron easily, ये होगा हमारा क्या, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ये होगा क्या, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये देखो निर्भर करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर निर्भर करता है। हमने ये देखिए ये पढ़ा था m गैस, इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये होगा क्या, m माइनस गैस, और ये क्या रहेगा क्या, याद कीजिए ΔEgH। इसी को नाम दिए थे क्या, हम लोग कहे थे, ये कहे थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का पहला मान होता था क्या, नेगेटिव। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव साइन का मतलब होता है कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ जाएगा। तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगी सिस्टम का एनर्जी उतना ही कम होगा और स्टेबिलिटी क्या होंगे, ये उतनी ही अधिक होगी। तो अब इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अगर इसमें जोड़ें तो ये कहेंगे कि एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या एलिमेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
gain electron easily are stronger, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, gain electron easily is a stronger oxidizing agent। अब देखिए यहां है कि हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक होगा तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में देखे हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन होगा वही वेरिएशन किसका हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। तो इस आधार पर ये देख सकते हो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहला होगा क्या, अलोंग द ग्रुप। देखो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम चलोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटेगा तो ये भी हो जाएगा सीधा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो होंगे अलोंग द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज घटेगा कहाँ, टॉप टू बॉटम। और दूसरा होता है हमारा क्या, इसको कहोगे अलोंग द पीरियड। तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये भी कह सकते हो कि ये सीधा कहोगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पीरियड में इंक्रीज करेगा और ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलोगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये डिक्रीज करेंगे। ये वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हम लोग एक चीज और जानते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था तो इसके एक्सपेरिमेंटल मान में काफ़ी वेरिएशंस होते थे। जैसे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो जाता था, जैसे ग्रुप 2A में देखे थे, या फिर ये क्या होता था, 0 ग्रुप में देखे थे, या फिर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो जाता था। तो इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होते। तो जब कोई रेगुलर या डिफिनिट ट्रेंड नहीं होता है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का भी कोई रेगुलर या डिफिनिट ट्रेंड नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिस्कस नहीं कर सकते। इसको डिस्कस करने के लिए और भी फैक्टर आवश्यक होंगे, लेकिन एक जनरल टर्म यही होगा। अब देखो ये जानते हो कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किसका होता था, क्लोरीन का। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ये फ्लोरीन होंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इस सीक्वेंस के अनुसार जिसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये कह सकते हो, ये हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये होता है क्या, क्लोरीन का। तो जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान मैक्सिमम होगा तो बट नेचुरल है कि क्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन बट फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन फ्लोरीन क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अकेला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को इंडिकेट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि गैसीय आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगी, या गैसीय आइसोलेटेड एटम से एनायन के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, सिर्फ उतने ही एनर्जी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसमें पूर्ण रूप से ये या स्टेबल एनायन के फॉर्मेशन में कितने एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो हम लोग एक जनरल टर्म लेते हैं, मान लो कोई एलिमेंट m है, ठीक, और इसमें जो होगा ये क्या होगा, n। ये n नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट करते हैं, ये होता है हमारा क्या, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म। देखो अगर मान लो सपोज करो Cl2 है तो n का मान हो गया 2, अगर मान लो ये S6 है, सल्फर है, तो S सल्फर का ये हो जाएगा, n का मान होगा 8, फॉस्फोरस है तो ये होगा क्या, P4। तो देखो जो भी एलिमेंट हैं जनरली ये हमारे नॉन मेटल होंगे या जिनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे तो फिर हम इनको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, और ये हो जाएगा क्या, NM गैसीय स्टेट में आ जाएंगे। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैसीय स्टेट में आए, या ये फॉर्म हो गया क्या, ये आ जाएंगे एटॉमिक फॉर्म में आएंगे। तो इस एनर्जी को नाम देते हैं क्या, इंथैल्पी चेंज ऑफ डिसोसिएशन, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आने को कहते हैं डिसोसिएशन। तो ये होगा डेल H डिसोसिएशन। अब देखो जब ये गैसीय स्टेट में आए तो अब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बनेगा M- गैस, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये लॉस करेंगे और ये होगा डेल EgH, ये हो जाएंगे, इसको नाम दोगे, ऐसे नहीं लिखो, ये जो होंगे ये एनर्जी रिलीज करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका डेल EgH, ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इसके बाद M- गैस, ये क्या होंगे, ये सॉल्वेंट में जाएंगे और ये बनेगा MS एक्वस और एनर्जी रिलीज करेगा, और ये कहलाएगा क्या, डेल H सॉल्वेशन कहलाएगा। अब जाकर इतना जो होगा ये एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब आप सबको जोड़ लो, तो सबको जोड़ लोगे तो देखो यहाँ हम लोग सबको अगर जोड़ लेंगे तो जोड़ोगे तो डेल H टोटल, सिस्टम को हमने कितना एनर्जी दिया, डेल H डिसोसिएशन के बराबर, सिस्टम ने कितना एनर्जी रिलीज किया, डेल H इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये होगा डेल H
सॉल्वेशन, यानी हम सिस्टम को डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा सिस्टम सराउंडिंग को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और सॉल्वेशन एनर्जी के बराबर क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए जब हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिसोसिएशन एनर्जी में ये बनेगा क्या, n मोल। तो हमको अगर 1 मोल चाहिए तो डिसोसिएशन एनर्जी में n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मान लो ऐसा भी तो होता है कि किसी का मोनोनिगेटिव आयन स्टेबलाइज करेगा, किसी का डाई निगेटिव आयन। अगर मान लो मोनोनिगेटिव आयन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यूज करेंगे, अगर मान लो सेकंड है तो सेकंड गेन इंथैल्पी का मान यूज करेंगे। यहाँ हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को देखते हैं। अगर मान लो शर्त ये होगा कि इफ डेल एच टोटल, ये मान लो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उस स्थिति में क्या होंगे, एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिहेव्स एज, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लो डेल एच टोटल का मान निगेटिव होता है तब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह बिहेव करेंगे। देखिए एनर्जी का कन्वेंशन था, जो सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। देखो ये साइन हो गया पॉजिटिव, ये एनर्जी क्या होता है, ये रिलीज करता है, तो ये दोनों हो गया निगेटिव। देखो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि मोनोनिगेटिव एनायन के लिए जैसा मान होगा उसके अनुसार एनर्जी हम यहाँ यूज करेंगे। अब वैल्यू हमारा क्या है, निगेटिव है, तो देखिए डेल एच डिसोसिएशन, इसका मान क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो इसका मान कम हो किससे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा किससे, सॉल्वेशन एनर्जी से। ये मान क्या हो जाएगा, सॉरी ये मान कम होना चाहिए, ये मान अधिक होना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और इस स्थिति में माइनस माइनस प्लस होगा। अब लेकिन साइन यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा। अब इसमें जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, और जो साइन बड़े का होता है वही इसका साइन होगा। और इस स्थिति में डेल एच टोटल ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा। तो अगर ये कंडीशन होते हैं तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे जैसे डेल एच टोटल का निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेगा। तो ये कह सकते हो कि इफ वैल्यू ऑफ डेल एच टोटल क्या होगा, इंक्रीजेस, डेल इंक्रीजेस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब वैल्यू रखोगे जिसके लिए डेल एच टोटल का मान मैक्सिमम होगा, वो क्या हो जाएगा, या अधिक होगा, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो कम क्या हो गए, कलेक्टिवली हो गए। अब अगर इंडिविजुअल देखोगे तो जैसे जैसे डेल एच टोटल का या डिसोसिएशन एनर्जी का मान बढ़ेगा, डेल एच टोटल का मान क्या होगा, डेल एच टोटल का मान घटेगा। तो डेल एच टोटल का मान घटेगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान अगर बढ़ेगा तो डेल एच टोटल का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे। और डेल एच सॉल्वेशन का भी मान अगर बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये
डेल एच टोटल का मान बढ़ेगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे। अब इस तरह से अगर डिसोसिएशन एनर्जी का मान बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज घटेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। और अगर डेल एच सॉल्वेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा और साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब इनके फैक्टर को हम सेपरेट करते हैं। अब कलेक्टिव तो हमने देख लिया, अब इसको इंडिविजुअल देखते हैं। तो इंडिविजुअल ये देखेंगे तो इंडिविजुअल में पहला क्या था, डेल एच डिसोसिएशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के। दूसरा था डेल ईजी, नहीं ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के। और डेल एच सॉल्वेशन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए डेल एच टोटल का मान निकालेंगे, जिसका मान हायर होगा निगेटिव में, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होगा। अब हमने एक चीज कहा था कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान क्या था, मैक्सिमम था। लेकिन फ्लोरीन जो होंगे ये हमारा क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोरीन क्या था हमारा, ये था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज तीन चीज पे निर्भर करता है। एक था आपका डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा आपका था क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और तीसरा हमारा था क्या, ये था सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक, अब देखिए डिसोसिएशन एनर्जी में तुलना करो तो डिसोसिएशन एनर्जी किसका होता है, डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्म से क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म में आना। तो क्लोरीन का डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, हायर होगा, और फ्लोरीन का डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये लोअर होगा। कारण क्या देते हैं कि फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होता है, इसलिए इसके डिसोसिएशन एनर्जी का मान कम होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका मान क्या होगा, ये हायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, लोअर होगा। साइज किसका छोटा होता है, फ्लोरीन का, तो इसका मान क्या होगा, क्लोरीन के लिए सॉल्वेशन एनर्जी का मान लोअर होगा और इसका मान क्या होगा, हायर। अभी हमने देखा था कि डिसोसिएशन एनर्जी अगर अधिक होगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान अधिक होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अधिक होगा, सॉल्वेशन एनर्जी का मान लोअर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लोअर होंगे। तो फ्लोरीन के केस में कह सकते हो कि लोअर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी एंड हायर वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी मेक्स डेल एच टोटल मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन। तो ये कह सकते हैं कि सीधा करो, ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी एंड हायर
हायर वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी मेक्स del H total maximum for fluorine, hence fluorine is a strongest oxidizing agent और ये एक्सेप्शन का कारण होगा। जबकि हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को मानक मानकर पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को वैरी करा दिया था, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अकेला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को डिपेंड करता या इफेक्ट करता तो ये सीक्वेंस सही थे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर निर्भर नहीं करेगा, ये डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और सॉल्वेशन एनर्जी तीनों के मान पर निर्भर करेगा। तो अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के मान से सिर्फ एक हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं, कंप्लीट एस्टिमेशन या कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के अध्ययन के लिए हमको तीनों एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो जिसके लिए तीनों एनर्जी का योग मैक्सिमम होता है वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर अन्य एलिमेंट में तुलना करना हो तो हम लोग डेल एच टोटल के मान को तुलना करके ये बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन जो होंगे ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी होगा और साथ साथ हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हुआ। हालांकि हम लोग इसका कोई विशेष यूज नहीं करते, इसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का एनालोगस प्रॉपर्टीज मानकर हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज प्लस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इक्वल टू 1। जैसे जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के मान घटेंगे। हम लोग दोनों का यूज नहीं करते, दोनों में से किसी एक का ही यूज करके हम लोग प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यह आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।